हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मित्रों और सहपाठियों। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ रहें और मन लगाकर पढ़ाई करें। सो फ्रेंड्स, हम शुरू करने जा रहे हैं आज हिंदी साहित्य का जो आधुनिक हिंदी साहित्य है। बच्चन सिंह की किताब में आधुनिक हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसको आपको कहानी के रूप में हम बताने जा रहे हैं। तो हमने इससे पहले 2 वीडियो अपलोड किए थे। कल मैंने वीडियो बनाया था पर उसमें वॉइस नहीं आ रही थी, कुछ माइक गड़बड़ी कर रहा था, तो वीडियो हमने नहीं डाल पाया। तो वही आज बना रहे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा हर ब्लॉग आप लोगों तक पहुंच सके। तो हम बता रहे थे आपको कि जो आर्थिक परिवर्तन अंग्रेज़ों द्वारा ले आया गया वह मुसलमान आक्रमणकारियों द्वारा संभव नहीं था। इसके आगमन से सामाजिक रीति और नीतियों में कहीं संकोच और कहीं विस्तार दिखाई पड़ा। मुसलमान यायावर यानी कि ताकतवर थे और सामाजिक विकास की दृष्टि से जो पिछड़े हुए थे उनकी स्थिति पूर्व सामंतीय थी, मतलब पूर्व सामंत लोग जो होते थे वैसी थी। इसलिए वे विजयी होकर भी यहाँ की उच्चतर सभ्यता से अंशतः विजित हो गए। मतलब ये है कि वो विजय होकर भी उच्चतर सभ्यता से अंशतः ही विजित हो पाए, मतलब कम स्तर पर। और मुग़लों के ज़माने में आर्थिक सामाजिक ढांचा जो था, ढांचा में स्थिरता आई, किंतु वे भी समाज में ढांचे में कोई बुनियादी फ़र्क नहीं पड़ा, बुनियादी फ़र्क नहीं ले आ सके, क्योंकि आर्थिक इकाइयों में यथा स्थिति बनी रही। अंग्रेज सामंतीय व्यवस्था से आगे बढ़कर पूंजीवादी व्यवस्था अपना चुके थे। ठीक है, सामाजिक विकास की दृष्टि से वे यहाँ के लोगों से एक मंजिल आगे थे, मतलब एक मंजिल आगे, यानी कि यूँ कहें एक कदम आगे थे। इसलिए आर्थिक व्यवस्था को तोड़ने और परिवर्तन करने में उन्हें सफलता प्राप्त हुई। जब कोई अपने से ऊंचा होता है तो वो आपको नीचे गिराने में सक्षम होता है। कहते हैं कि उसे पता है कि आपको किस तरह से नीचे गिराना है। ठीक है, अंग्रेज़ों ने कहा कि अंग्रेज़ों ने गांव की आर्थिक व्यवस्था में जो रद्दोबदल यानी कि हेर फेर किया उसे उनकी कृपा नहीं कहा जा सकता। इसमें उनका अपना स्वार्थ निहित था। गांव की ज़मीन का बंदोबस्त करने के कारण उन्हें थोड़े लोगों से ही अपना जो है मालगुजारी मिल जाती थी। जमींदारों और बड़े बड़े जोतदारों का ऐसा एक तबका था जो अंग्रेज़ों की आखिरी विदाई तक मदद की। सही बात है, अंग्रेज़ों को अगर हमारे समाज के लोग अगर सपोर्ट ना करते तो वो हम पर अधिकार जमा सकते थे? नहीं, क्योंकि
हाँ, यहाँ के लोगों का सपोर्ट मिलने के कारण ही वो यहाँ आके जमे और उन्होंने अपना व्यवसाय यहाँ फैलाया और यहाँ तक कि उन्होंने हमारे देश को गुलाम भी बनाया और राज्य किया हम पर, हमारी ही दौलत से हम पर राज्य किया। जमींदारों और बड़े बड़े जोतदारों मतलब एक ऐसा तबका खड़ा हुआ था जिससे सॉरी अंग्रेज़ों की आखिरी विदाई के समय भी मतलब समय तक उनकी सहायता करता रहा, मदद देता रहा उन्हें रास्ता बताते रहे अपने ही लोग कि कैसे हम पर राज्य करना है। अंग्रेज़ों ने इस देश को लूटा। क्यों अंग्रेज़ों ने इस देश को इतना लूटा है, इसका व्यापार नष्ट कर दिया और भारतेंदु ने कवि वचन सुधा यानी कि कवि वचन सुधा मार्च 1874 में लिखा है कि सरकारी पक्ष का कहना है कि हिंदुस्तान में पहले सब लोग लड़ते भिड़ते हैं। पहले सब लोग लड़ते भिड़ते थे और आपस में गमनागमन ना हो सकता था। जब भाई लड़ाई करोगे तो गमनागमन कैसे होगा, आपस में मेल जोल कैसे रहेगा, ना हो सकता था। यह सब सरकार की कृपा से हुआ। यह सब सरकार की कृपा से हुआ। हिंदुस्तानियों का कहना है कि उद्योग और व्यापार बाकी ना रहा, रेल आदि से भी द्रव्य के बढ़ने की आशा नहीं है। रेलवे कंपनी वालों ने जो द्रव्य किया है उसका ब्याज सरकार को देना पड़ता है और लेने वाले बहुधा विलायत के लोग हैं। लेने वाले बहुधा विलायत के लोग हैं। कुल मिलाकर 26 करोड़ रुपया बाहर जाता है। यानी कि अपने देश से जो 26 करोड़ रुपया है रेलवे का, वो विलायत जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सन 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जमींदारी प्रथा लागू की। बाद में बम्बई और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में भी यही व्यवस्था जारी की गई। सन 1820 में सर टॉमस मुनरो ने इस्तमरारी बंदोबस्त लागू करके जमीन को व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में बदल दिया। जमींदार और जोतदार दोनों ही जमीन का क्रय विक्रय नहीं कर सकते थे। इसके पहले ज़मीन को ना खरीदा जा सकता था और ना बेचा जा सकता था, क्योंकि उस पर व्यक्ति का स्वामित्व नहीं था। क्योंकि उस पर व्यक्ति का स्वामित्व ऐसे नहीं था कि वो कह सकते हैं कि जैसे गांव के लोग थे वो बड़े बड़े ज़मींदारों और मुखिया लोगों से कर्ज लेते थे, तो उस एवज में अपनी ज़मीन को गिरवी रख देते थे। इसलिए उस ज़मीन पर जिसकी ज़मीन होती थी उसका स्वामित्व ना होकर जो कर्ज देनदार था उसका स्वामित्व रहता था। इसीलिए वो ना ज़मीन को बेच सकते थे ना खरीद सकते थे और एक मज़दूर बनकर ही काम करते थे अपनी ही ज़मीन पर, जिसका उन्हें फसल से अपना कर्जा भी देते थे और कर्जा ब्याज भरते रहते थे, कभी कर्जा कम नहीं होता था। तो फ्रेंड, ये थी हमारी सन 1820 में जो चल रहा था उसका कहानी, और ये बच्चन सिंह जी ने अपनी किताब में ये सब बातें लिखी हैं। तो मैं आपको अपनी मौखिक भाषा में आप लोगों के सामने रख रही हूँ। जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू, बाय बाय।